गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था। अभी हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपको जिन चीज़ों के बारे में ध्यान दें, जैसे उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड ह्यूस्टन। व्यवहारवाद में भी अपन ने डेविड ह्यूस्टन को पढ़ा था और उत्तर व्यवहारवाद में भी डेविड ह्यूस्टन को भी पढ़ते हैं, क्योंकि 1960 से पहले का जो दशक था, यानी 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ह्यूस्टन खुद जो थे वो एक व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में से प्रमुख थे और व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण भी किया गया था। अब व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया, वे ये मानते हैं कि भी इनकी मतलब बेसिकली क्या बात हुई, इन्होंने ये माना कि हमने जो अध्ययन किया था या जो शोध किया था उसके ऊपर मतलब उसका कोई अगर अपन वैसे बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद इसीलिए आया, उन व्यवहारवादियों को खुद को एहसास होने लग गया था कि हमने बहुत सारा समय और पैसा है वो ऐसे निरर्थक शोध पर खर्च कर दिया है जिनका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब जो व्यवहारवादी थे वो संरचनाएं, प्रतिमान, यानी जो एक ढांचा था, संरचनाएं, प्रतिमान, सिद्धांत, इनमें के निर्माण में लगे हुए थे, तभी उसी वक्त दुनिया को भयंकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का सामना करना पड़ा था और वे खुद इस बात से अनजान थे। यानी उनको स्वयं को इस बात का पता नहीं था कि ये जो शानदार यूनिवर्सिटीज़ और हॉलों में बैठ बैठ करके जो अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन का समाज के क्षेत्र में क्या योगदान है। क्योंकि अंदर का जो शोध था वो शोध समाज को कभी ऐसी चीज़ नहीं दे पाया, ऐसा कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि बाहर का जो समाज था वो अपने आप में सामाजिक विघटन और टूट फूट की स्थितियाँ हो रही थी। जैसे चाहे वो परमाणु जो हथियार बन गए थे उनका अंत हो, गृह युद्ध हो, तानाशाही शासकों की बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद, ये ऐसे थे जिनकी कभी इन्होंने व्यवहारवादियों ने कल्पना नहीं की थी इन चीज़ों की कि भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने पहला सवाल ये उठाया कि उस शोध की का क्या उपयोगिता थी, यानी वो व्यवहारवादियों ने जिस अध्ययन पर बल दिया था उसकी क्या उपयोगिता थी, जिन्होंने समाज और राज्य व्यवस्था के इन संकटों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाए। अब अपन बेसिकली बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद है क्या, मतलब उत्तर व्यवहारवाद का मतलब क्या है। क्योंकि देखो कि जो व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण था उसमें जो प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता, उन्होंने मतलब प्रामाणिकता को जो प्रभावित करने वाली, क्योंकि एक चीज़ अपन ने व्यवहारवाद में पढ़ा था कि उन्होंने तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया था और जो शोध उनका ये मानना था कि जो भी शोध हो रहा है वो शोध प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिकता को जो प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व थे, मसलन मूल्य वगैरह, इनको कोई स्थान ही नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया गया था व्यवहारवादियों के द्वारा कि वो लक्ष्य को भूल गए थे। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है वो अब उस वापस उस मूल्य और उस लक्ष्य को लेकर के आए, यानी उन मूल्यों की बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी, जो मूल्य वो भूल चुके थे, उन मूल्यों के बारे में उत्तर व्यवहारवादी है वो अब बात करते हैं। उन्होंने वापस शुरू की, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को शामिल करके और राजनीतिक अध्ययन के औचित्यपूर्णता को प्रदान करने की ये पक्षपाती रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को स्थिर नहीं, यानी ये नहीं चाहते कि वैज्ञानिकता न हो या ऐसा कुछ न हो जिससे मतलब वैज्ञानिक जो है वो टेक्निक भी हो, वैज्ञानिकता भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो चाहते हैं कि मूल्य और लक्ष्य दोनों चीज़ें हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। इस प्रकार अपन देखें कि उत्तर व्यवहारवादियों को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, जो एक समन्वय स्थापित करना है जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों को जगह दी गई है। तो डेविड ह्यूस्टन जो इसके प्रतिपादक का जनक है, जो डेविड ह्यूस्टन, उनके शब्दों में अगर अपन उत्तर व्यवहारवादी को व्यवहारवाद, उनके शब्दों में अगर हम देखें तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर शोध पद्धति का प्रयोग करके शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया। यानी ईस्टर्न है, उन्होंने ये कहा है भी राजनीति जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद का विरोध नहीं करता है, लेकिन व्यवहारवाद की उस पद्धति का विरोध करता है जो राजनीति को विज्ञान और सिर्फ विज्ञान बनाने पर ही बल देते हैं। तो उसका इन्होंने वो विरोध की बात करते हैं और ईस्टर्न स्पष्टतः कहते हैं कि यह विरोध है वो परंपरावादी जो विरोध कर रहे हैं उसके विरोध से अलग विरोध है, ये वो वाला विरोध नहीं है। क्योंकि परंपरावादी तो वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं, तो व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध नहीं करते, बल्कि वो उन चीज़ों का विरोध करते हैं कि आप वैज्ञानिक के चक्कर में इतना मत बिगाड़ो कि जिससे वो मूल्य या जो अपने शोध है वो अपने लक्ष्य से ही भटक जाए। यानी शोध है वो प्रासंगिक होना चाहिए, यानी समाज में उसका योगदान है वो डिसाइड होना चाहिए। तो इसीलिए व्यवहारवाद जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवाद का अगला चरण है। यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण है जिसके दो नारे हैं, एक तो कर्म
दूसरा प्रासंगिकता, यानी कर्म ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रासंगिकता हो। कुल मिलाकर के बात यही है कि प्रासंगिक होना चाहिए। ऐसा एक्शन, कर्म का मतलब यहाँ एक्शन और रेलेवेंसी, प्रासंगिकता, यानी इस तरह की मतलब वो प्रासंगिकता हो कि अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक होकर के भी समाज के कल्याण के लिए काम करे, सामाजिक समस्याओं, जो सामाजिक चुनौतियां और समस्याएं उनसे मुकाबला करने में सक्षम हो। तो अब यह राज वैज्ञानिकों को मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहने की बजाय उनको समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षा हेतु आगे आने पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद है वो ये नहीं कहता है कि जो राजनीतिक विचारक है उनको सामाजिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इस पर ध्यान देते हैं कि ये मतलब जो मूल्य निरपेक्षता है, तटस्थ भाव है, उनसे अलग न रह करके समाज और राज्य व्यवस्था की जो चुनौतियाँ संकट है उनके निदान के लिए आगे आए, ताकि व्यवहारवादी क्रांति है जो उत्तर व्यवहारवाद है वो इसी की बात करता है, ताकि समाज में समरसता की भावना और जो सामाजिक चुनौती है उनसे उसको मुक्ति मिल सके। यानी ये इस प्रकार से मानव जो मूल्य है उनकी रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्ति। ये जो कर्म जिसकी अपन बात करते हैं वो कर्म का मतलब ये है कि मानव मूल्यों की रक्षा के लिए इस कर्म पर कर्म किए जाए, ताकि अधिक से अधिक मानव मूल्यों की रक्षा। अब अपन बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण क्या क्या थे। अब जैसे पहले ही कारण की अगर अपन बात करें तो व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और अपूर्णता, ये तो डेविड ईस्टन खुद स्वीकार करते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद जो थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में व्यवहारवादी प्रयासों ने राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बाद भी व्यवहारवादी है वो स्वयं इन प्रयासों को अपूर्ण और अपर्याप्त मानने लगे थे, क्योंकि ईस्टन खुद स्वीकार करते हैं कि जो अध्ययन हुआ था वो पूर्ण नहीं था। तो इसलिए पहली चीज़ तो जो व्यवहारवादी अध्ययन थी उसकी कुछ कमियां रहेगी, इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद आया। दूसरा, सिर्फ तथ्यों पर बल, सिर्फ तथ्यों पर ही बल, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर बल, वो क्या, तथ्य है। क्योंकि वैज्ञानिक देखो जी, समाज विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धति है वो प्राकृतिक विज्ञानों में लागू करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम भाई अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में तो हम ये जोड़ सकते हैं कि भी जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मान लीजिए जो एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन की बूंदें अगर मिलाएंगे, या दोनों गैस है, एक हाइड्रोजन गैस और दो अणु है वो ऑक्सीजन के मिलाएंगे तो पानी मिलेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अमेरिका में मिल रहा है या भारत में मिल रहा है। धरती के किसी भी कोने पर अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो जल ही बनेगा। लेकिन अगर हम राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आप देखिएगा कि मतलब अगर अपन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, तो एक राजनीतिक दल जैसे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो भारत जैसे अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो सत्ता में है। इससे पहले मतलब 5 साल पहले भारतीय, अभी 2 साल इलेक्ट हुए, 3 साल पहले इससे पिछले चुनाव टर्म्स जो था वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, यानी 163 सीटें हैं पिछली बार जीती थी। तो इस बार अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिससे उन लोगों से मोह भंग हो गया और नई जो है वो नई जो पार्टी है उसको सरकार बना करके उनको काम करने का मौका दे दिया गया। लोगों के व्यवहार को समझना मुश्किल है। तो ये जो मतलब सेम वो, क्योंकि वैज्ञानिक बनाने का जो ये दावा है वो बहुत खतरनाक है। समाज विज्ञानों पर प्राकृतिक विज्ञान है वो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि समाज और व्यक्ति की जो प्रकृति है वो पूर्णतः परिवर्तनशील होती है। अतः इनका प्राकृतिक विज्ञानों की तरह अपन अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद के द्वारा यह किया गया जो विभाजन है वो एक बहुत ही खतरनाक है। तीसरा अगर अपन बात करें तो व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम, कि व्यवहारवाद से जो शोध हुआ जिसने मूल्य विच्छिन्नता यानी मूल्यों से बिल्कुल अलग कर दिया गया, और व्यवहारवाद में जो मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकों की दुर्बलता माना गया, तथ्य प्रधान अध्ययन को ही पर्याय माना गया। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि तथ्य प्रधान जो अध्ययन है वो यथार्थ है लेकिन मूल्य प्रधान की तरह आदर्श नहीं था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी है वो ये मानने लगे कि सिर्फ तथ्यों से काम नहीं चलेगा, तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल देना पड़ेगा, तभी जा करके दोनों चीज़ें वो राजनीति विज्ञान को सही तरीके से जीवंत होगी, और इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। और फिर है कि व्यवहारवादी क्रांति के साथ आए संकट। व्यवहारवादी क्रांति क्योंकि राजनीतिक जो व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और राज्य व्यवस्था में एक संकट गिर गए, मसलन आणविक युद्ध, अमेरिका में गृह संकट, गोले और काले और गोरों के मध्य जो विभेद हुआ था वो,
तानाशाही शासन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, अनेकों अनेक संकट आ गए थे। लेकिन जो राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में व्यवहारवादियों ने इन संकटों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व की अपेक्षा की, जिसके कारण उत्तर व्यवहारवादियों को एक पूरा का पूरा सामने अपना स्कोप मिला और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति है वो इसकी तरफ काम करना शुरू किया, जिससे ताकतकालीन सामाजिक संकटों से मुक्ति मिल सके। तो इस प्रकार ये उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण थे। अब उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या मान्यताएं क्या है? पहला है प्रविधि से पूर्व सार, यानी जो उत्तर व्यवहारवादी है वो ये मानते हैं कि तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी क्या करते हैं, तकनीक है उसको तथ्यों के ऊपर प्रधानता मतलब वो प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तकनीक और तथ्य दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और तथ्यों की बलि चढ़ा करके जिस तरह से तकनीक के पीछे भाग रहे हैं उससे मतलब जो अनुसंधान के लिए जो उपकरण है उनका मतलब कोई उचित मतलब नहीं है। यानी तकनीक से पहले हम जिस प्रविधि यानी टेक्निक से पहले हमें सार पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो अध्ययन है वो किस तरफ जा रहा है और हमारा जो अध्ययन है उसमें समसामयिक जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम सिर्फ तकनीक के पीछे पड़े रहें। इनका ये मानना है कि आप तकनीक भले ही छोड़ दो लेकिन प्रासंगिकता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादियों का जो नारा था वो था कि अस्पष्ट होना उतना बुरा नहीं है, गलत होना उतना नहीं भी। अस्पष्ट होना जितना बुरा है उतना गलत होना बुरा नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके खिलाफ जो नारा दिया था वो ये था कि अप्रासंगिक शून्यता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, क्योंकि आप ऐसी चीज़ लेकर के आओ जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है तो उसकी बजाय अगर थोड़ा बहुत अस्पष्ट हो तो भी चलेगा। तो इसलिए प्रविधि से पूर्व सार पर। दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल, क्योंकि व्यवहारवादी क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादियों ने मामूली परिवर्तनों से रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है और उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद ये मानते हैं कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद का प्राणी शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित रखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो ये मानते हैं कि हमें इस तरह का काम करना चाहिए जिससे सामाजिक रूढ़िवादिता का वैचारिक जो है वो सामाजिक परिवर्तन की तरफ ध्यान दे, ताकि समाज है वो इस दिशा में परिवर्तन करके और अपने आप को बढ़ सके जिससे उनको उन्नति की ओर नजर आए। तीसरा फिर कि समस्याओं की विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान है वो अमूर्तीकरण विश्लेषण और विभिन्न शब्दावली आदि शब्दावली के विकास में कम रुचि लेकर के मानव जाति की समस्याओं की जो मूल समस्या है उनके निदान की तरफ सहायता करनी चाहिए। यानी इनका जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण और समाज को एक दिशा देना होना चाहिए, न कि ये जो नई शब्दावली विकसित करने की तरफ होनी चाहिए। तो ये समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता भी ये मानते हैं कि जब तक, क्योंकि जो संकट और चिंता का युग था अगर उसको राजनीति दूर नहीं करेगी तो उनका ये मानना है कि अन्य से कौन दूर करेगा। तो इसलिए समस्याओं का समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए, सिर्फ तकनीक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद में है फिर मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि सिर्फ तथ्यों पर बल नहीं दिया जा सकता, अकेले तथ्य कुछ नहीं करते हैं, मूल्यों की भी बराबर महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना मूल्यों के आप किसी भी समाज विज्ञान का अध्ययन कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवहारवादियों ने तथ्यों पर इतना ज़्यादा बल दे दिया था कि मूल्य पीछे रह गए थे, तो जिससे राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बन गई थी। तो अतः मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत वो खड़ी की जा सकती है। तो मूल्यों को यदि प्रेरक शक्ति नहीं मानेंगे तो यह खतरा रहेगा कि ज्ञान है वो गलत कामों के लिए मिल सकता है। तो ऊंचे मूल्य है वो होने बहुत जरूरी है। तो मूल्यों की भूमिका है वो उत्तर व्यवहारवादी है वो स्वीकार करते हैं। फिर है बुद्धिजीवियों की भूमिका, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादियों को राजनीति को यह भी उन्होंने याद दिलाए थे कि बुद्धिजीवी होने के नाते इनकी समाज में भी अपनी भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति अगर प्रतिबद्ध नहीं है तो वो अपनी उचित भूमिका निभा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बुद्धिजीवियों को भी अपनी भूमिका पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर क्रमनिष्ठ विज्ञान, क्योंकि व्यवहारवादी है वो क्रम प्रबल देते हैं। उनका कहना है कि भी राजनीतिक जो विषय है उनके अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण पर ध्यान देना चाहिए या पुनर्निर्माण के कार्य में मत रहने चाहिए, उनको खुद को मतलब लगाए रखना चाहिए जिससे व्यवहारिक ज्ञान है वो सार्थक हो सके। क्योंकि सिर्फ अध्ययन है या सिर्फ शोध है वो अकेला सार्थक नहीं हो सकता, जब तक विज्ञान है वो क्रमनिष्ठ नहीं होगा तब तक इन चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं है। और फिर है व्यवसाय का राजनीतिकरण, जिन पर ये इनका मानना है भी राजनीति वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं,
क्योंकि वे समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मियों से खुद को में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में भरोसा नहीं रखते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि भी राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा मिल सके। क्योंकि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हर एक व्यक्ति को मैदान में आकर के उनके व्यवसाय से जुड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और ये इसके बारे में अधिक से अधिक बात कर सके। तो ये इस प्रकार अपन ने देखा है कि व्यवहारवाद के मूल लक्षण और मान्यताएं, ये 7 मूल लक्षण या मान्यताएं मुख्य है जिनकी चर्चा की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? अब यहाँ भी ये ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर व्यवहारवादी और परंपरावादी दोनों ही व्यवहारवाद के आलोचक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका उत्तर तो हो गया नहीं, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, तो उत्तर है नहीं। अब क्यों है नहीं, ये देखो कि उत्तर व्यवहारवादी और परंपरावादी दोनों ही व्यवहारवाद के आलोचक है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग है। दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावाद व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को यह स्वीकार करता है। ये कहता है कि व्यवहारवाद कुछ है ही नहीं, बकवास है, टाइम खराब किया है इन्होंने राजनीति विज्ञान का, तो ये उसकी सार्थकता को भी कुछ नहीं मानते हैं और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराते हैं। जो परंपरावादी है वो कहते हैं कि जो पुरानी राजनीति विज्ञान थी वो ज़्यादा सही थी, तो इसलिए ये उनको अस्वीकार करते हैं। वहीं उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं। वहाँ उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं व्यवहारवाद को हम नकार नहीं सकते, उनकी उपलब्धियाँ हैं लेकिन कुछ कमियाँ हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नवीन दिशा देने के लिए प्रयासरत है। यानी ये नहीं कहते हैं कि व्यवहारवाद काम कर रही है, ये कहते हैं व्यवहारवाद अपनी जगह सही है, लेकिन व्यवहारवाद की कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करना है हमें। तो उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद एक नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो कि संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजनीतिक और शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल है, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझना चाहिए, यह राजनीति विज्ञान को उठाकर आगे ले जाता है। यानी जो उत्तर व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान को पीछे वापस परंपरावाद की तरफ नहीं ले जाकर के आगे ले जाना चाहता है, तो इसलिए इसको परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ करके इसको एक अलग ही अपनी खुद की एक पहचान मान लेनी चाहिए। अब है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। तो अपन देखते हैं, पहला, व्यवहारवादी तकनीक को प्राथमिकता देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तकनीक के साथ साथ तथ्यों और मूल्यों पर भी बल देते हैं। तो पहली हो गई। सेकंड, राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाकर शोध की विश्वसनीयता पर बल। व्यवहारवादी क्या करते हैं कि राजनीति को शुद्ध विज्ञान बनाते हैं ये, तो शोध ऐसा हो जो विश्वसनीय हो, जबकि उत्तर व्यवहारवादी के अनुसार शोध महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबंध होना चाहिए। क्योंकि ये क्या मानते हैं, ये तो मानते हैं कि शोध है उसको विश्वसनीय होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध ऐसा होना चाहिए जो समाज के काम आज के समाज की समस्याओं से जुड़ा हो, यानी प्रासंगिकता होनी चाहिए। सिर्फ विश्वसनीयता से कुछ नहीं होता, तात्कालीन प्रासंगिकता भी इनकी होनी चाहिए। इसके बाद है तीसरा मुख्य अंतर कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष शोध पर बल। व्यवहारवादी है वो तो मूल्य निरपेक्ष शोध पर, यानी ऐसे जिसमें मूल्यों को कोई जगह नहीं हो, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की निर्णायक भूमिका है वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं बगैर मूल्यों के इनका कोई अकेलों का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ तथ्यों का या सिर्फ शोध का औचित्य नहीं है जब तक मूल्य नहीं हो। चौथा अंतर है कि व्यवहारवादी यथास्थिति समर्थक है, यानी वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसी स्थिति है उसको बनाए रखना चाहते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार यदि समाज को गंभीर संकटों के निवारण का प्रयास करना चाहिए, यानी उत्तर व्यवहारवादी है परिवर्तन का समर्थन करते हैं, ये यथास्थिति की बात करते हैं। 1970 के दशक में आते आते व्यवहारवादियों और उत्तर व्यवहारवादियों के मध्य पारस्परिक विरोध की स्थिति है वो समाप्त हो गई थी। यानी ये यहाँ तक कुछ दिन विरोध चला था, बाद में दोनों ने उन कुछ कॉमन चीज़ों को स्वीकार कर लिया था। तो 1970 के दशक तक आते आते इनकी जो विरोध की स्थिति थी वो ख़त्म हो गई थी। सारतः अगर अपन निचोड़ के रूप में बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है, यह व्यवहारवाद का विरोधी न होकर उसका विस्तार करने वाला है। बस निचोड़ यही है कि व्यवहारवाद है वो उत्तर व्यवहारवाद का विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को विस्तार करने वाला और राजनीति को उठा करके आगे की दिशा में ले जाने वाला एक आंदोलन है। तो इस प्रकार आपका ये एक चैप्टर पूरा हुआ उत्तर व्यवहारवाद। अभी
दुनिया है वो कोरोना महामारी से जूझ रही है। तो ऐसे में आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।